विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में इस पार्ट में हम साझेदारों के प्रकार की चर्चा करेंगे और हम पहला अभ्यास कर रहे हैं सक्रिय साझेदार, जिसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। तो सक्रिय साझेदार यानी साझेदारी कानून के अनुसार यदि व्यक्ति साझेदार बने और पीढ़ी के संचालन में सक्रिय रुचि लेकर कार्य करे तो उसे सक्रिय साझेदार कहा जाता है। और ऐसा साझेदार लाभांश में निश्चित किया गया अपना भाग प्राप्त करता है और साथ ही पीढ़ी के जो कार्य करेगा उस कार्य में अन्य साझेदारों का एजेंट माना जाता है। अब एजेंट का मतलब ये हुआ कि यह साझेदार कोई भी कृत्य करता है, कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए अन्य साझेदार भी जिम्मेदार होंगे। इसको कहते हैं अन्य साझेदारों का एजेंट। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार, जिसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। यहाँ पर आप समझाएंगे कि यदि साझेदार साझेदारी करार के अनुसार साझेदार बने पीढ़ी का और लाभ और हानि में जो भी उसका हिस्सा हो वो लाभ और हानि को हिस्सा उसमें से प्राप्त करे, परंतु पीढ़ी के संचालन में सक्रिय भाग न लेता हो, तो ऐसे साझेदार को हम निष्क्रिय साझेदार कहेंगे। इसके बावजूद अन्य साझेदारों की तरह पीढ़ी में उसका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। जैसे दूसरे साझेदारों की जिम्मेदारी अमर्यादित है, ऐसे ही उसकी जिम्मेदारी भी अमर्यादित होती है, भले वो निष्क्रिय रूप से काम न करता हो। उसके बाद आता है तीसरा नंबर है नाम मात्र का साझेदार। यहां पर आपको समझाना है कि जब कोई पीढ़ी नई स्थापित होती है तो उस समय स्पर्धा में उसको टिकने के लिए किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम की जरूरत होती है। अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम उसके साथ जुड़ जाए तो पीढ़ी स्पर्धा में टिक जाती है और लोगों का एक विश्वास बनने लगता है कि भाई इसमें यह व्यक्ति भी है साझेदार, यानी ये पीढ़ी जरूर अच्छी होगी या इस पीढ़ी में विश्वास करने जैसा है। तो इस वजह से जब कोई व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने की अनुमति दे या पीढ़ी को करने दे तो उसे नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। नाम मात्र का साझेदार पीढ़ी में पूंजी नहीं लाता है, ये मात्र अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने देता है। खाली वो अपना नाम ही पीढ़ी को देता है, बाकी वो पूंजी उसको लाने की कोई जरूरत नहीं होती है। और इस तरह से नाम मात्र का साझेदार पीढ़ी में पूंजी नहीं लाता है और जिससे पीढ़ी में साख में वृद्धि होती है, क्योंकि उसका नाम लग गया तो पीढ़ी की साख में या पीढ़ी के नाम में वृद्धि होती है, परंतु उसका दायित्व तो अन्य साझेदारों की तरह अमर्यादित होता है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि भले वो पूंजी नहीं ला रहा है, नाम का ही साझेदार है, परंतु उसका भी दायित्व तो पीढ़ी के साथ जुड़ जाता है और असीमित होता है। इसे कहते हैं नाम का साझेदार। उसके बाद आता है मात्र लाभ का साझेदार, तो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को विशिष्ट योग्यता या ज्ञान तथा अनुभव का लाभ लेने के लिए पीढ़ी में साझेदार बनाया जाता है तो उसे कहते हैं मात्र लाभ का साझेदार। कोई व्यक्ति अधिक जानकार है, कोई व्यक्ति किसी कार्य में कुशल है और उसको उस पीढ़ी में जरूरत है, तो ऐसे में वह पूंजी उसके पास नहीं है या पूंजी ला भी सकता है, वो सब नहीं देखा जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को पीढ़ी को लाभ मिलता रहे बराबर, इसलिए उसको साझेदार बना दिया जाता है और उसको कन्विंस किया जाता है कि भाई आपको जो भी लाभ होगा उसमें हिस्सा मिलेगा, आपको नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा साझेदार जो है वह लाभ का साझेदार पीढ़ी में पूंजी लाए या ना लाए फिर भी उसको लाभ में हिस्सा दिया जाता है। पीढ़ी के हानि से उसका कोई भी संबंध नहीं है, यानी पीढ़ी का हानि हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसको तो केवल लाभ से मतलब है, इसलिए इसे कहा जाता है मात्र लाभ का साझेदार। आगे आता है मान लिया गया साझेदार। तो यहां पर पार्टनर बाय स्टपल और होल्डिंग आउट, जिसको हमने खाली साझेदार मान लिया है। तो इसके अंदर क्या आपको समझना है कि जिस व्यक्ति ने साझेदारी करार न किया हो, यानी इसमें करार जरूरी होता है, अनुबंध करना जरूरी होता है, करार न किया हो, पीढ़ी में पूंजी भी ना लाया हो और लाभ में हिस्सा भी ना प्राप्त करता हो, उसके व्यवहार के आधार पर त्राहित पक्ष, यानी जो ये व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, ऐसा कोई तीसरा पक्ष, जो कौन है तीसरा पक्ष? धंधे के या पीढ़ी के बाहर का कोई व्यक्ति है, त्राहित व्यक्ति, उसको साझेदार अगर मान लेता है
तो इसके कारण वो मान लिया गया साझेदार माना जाता है। संचालन या लाभ में भाग न लेने के बावजूद भी त्राहित द्वारा उसकी साख को ध्यान में रखते हुए पीढ़ी के साथ व्यवहार करने से उसका दायित्व भी क्या हो जाता है, असीमित हो जाता है। यानी यहाँ पर ये न पूंजी ले रहा है, न इसको लाभ में हिस्सा प्राप्त करना है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका व्यवहार इस तरह से है कि लोग जानते हैं कि भाई यह तीसरा पक्ष जान रहा है कि भाई ये भी साझेदार है, तो उसको मान लिया गया है। तो मान लिया गया है तो वह जो त्राहित व्यक्ति के द्वारा माना गया, जिससे फायदा क्या होता है कि उसको त्राहित द्वारा उसकी साख को ध्यान में रखा जाता है और इसलिए पीढ़ी के साथ व्यवहार करने से उसका जो है दायित्व असीमित हो जाता है, उसकी दायित्व अमर्यादित हो जाती है। और उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट है अवयस्क साझेदार या माइनर पार्टनर। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भारतीय अधिनियम के अनुसार मात्र वयस्क व्यक्ति ही करार करने के योग्य है और वही साझेदार बन सकता है। जो करार करने के योग्य नहीं है वो साझेदार नहीं बन सकता है। लेकिन यदि किसी साझेदार की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और उसके अवयस्क बालक को साझेदार बना लिया जाता है तो फिर अवयस्क साझेदार पीढ़ी का ऋण चुकाने के संबंध में इसका कोई दायित्व नहीं होता है। और नाबालिग साझेदार की निजी संपत्ति लेनदार जब्त नहीं कर सकता है क्योंकि वो नाबालिग है। जब वह वयस्क हो जाए तब उसकी इच्छा हो तो दूसरे साझेदारों की तरह वह सामान्य साझेदार बन सकता है और उसकी इच्छा ना हो तो सामान्य साझेदार नहीं भी बन सकता है। इस तरह से अवयस्क साझेदार विशेष परिस्थिति में यानी साझेदारी की मृत्यु की परिस्थिति में उसका जो वारिसदार होता है या उसका जो बालक होता है वो भले अवयस्क है लेकिन उसको क्या करते हैं, माइनर होने के बावजूद भी साझेदार उसको बना लिया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, साझेदार के प्रकार में हमने 6 प्रकार देखा। इसके अंदर एक सक्रिय, निष्क्रिय, नाम मात्र का, मात्र लाभ का, मान लिया गया और अवयस्क। और अब दूसरा टॉपिक देखते हैं आज का, और दूसरा टॉपिक हमारा है साझेदारी पीढ़ी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर साझेदारी के प्रकार देखिए तो 3 भागों में बांटा गया है, अवधि के अनुसार, दायित्व के अनुसार और पंजीयन के अनुसार। तो 3 भागों में इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है अवधि के अनुसार। अवधि के अनुसार 3 प्रकार है। पहला है ऐच्छिक या स्वैच्छिक साझेदारी पीढ़ी। तो यहाँ पर आप जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की साझेदारी पीढ़ी का आयु साझेदारों की इच्छा पर आधारित होता है। जब तक चाहें साझेदार तब तक चलाएं और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाए तो उसको बंद कर सकते हैं, उसका विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी पीढ़ी का समय अवधि कैसा होता है, अनिश्चित होता है, इसका कोई टाइम नहीं होता है। और जब चाहें सभी साझेदार में से कोई एक साझेदार या विसर्जन करने के लिए जो इच्छुक हो ऐसा साझेदार कानूनी नोटिस दे करके पीढ़ी का विसर्जन करा सकता है। इसे कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी पीढ़ी। उसके बाद दूसरा है निश्चित अवधि की पीढ़ी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निश्चित अवधि में जब साझेदारी करार में या जब साझेदारी अनुबंध में कि उल्लेख किया गया हो कि साझेदारी की अवधि पूर्व निश्चित हो तो इसको निश्चित अवधि का साझेदारी, यानी पहले से निश्चित हो गया है कि ये कब तक चलेगी साझेदारी, तो उसकी अवधि जब तक होगी तब तक वो साझेदारी रहेगी, बाद में पूरी हो जाएगी वो। तो इस तरह अवधि पूरा होने पर वह स्वतः ही उसका विसर्जन हो जाएगा। और ऐसा होने के बावजूद पीढ़ी के सभी साझेदार यदि सहमत हो जाएं तो अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी इसके विसर्जन की भले समय हो गया हो लेकिन सभी साझेदारों के आपसी सहमति से उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अवधि के अनुसार में तीसरा प्रकार है निश्चित कार्य के लिए साझेदारी पीढ़ी। अब यहाँ पर साझेदारी करार के अनुसार कोई निश्चित कार्य करने के लिए साझेदारी पीढ़ी की स्थापना की गई हो तो वह कार्य पूरा होने पर या वह कार्य जब तक चालू है तब तक साझेदारी पीढ़ी चालू रहती है। और निश्चित कार्य जब पूरा हो जाता है तो पीढ़ी का स्वतः या अपने आप विसर्जन हो जाता है। जैसे पुल का कार्य है, जब पुल बन गया
तब साझेदारी पेढ़ी पूरी हो जाती है। जब तक पुल बन रहा है तब तक साझेदारी पेढ़ी अस्तित्व में रहती है। उसी तरह रोड का काम, नहर खुदाई का काम, तो ये सारे काम जो हैं ये लंबे समय तक चलने वाले काम हैं। तो जब तक ये काम चलेंगे तब तक साझेदारी पेढ़ी अस्तित्व में रहेगी, और जैसे ये काम पूरा हो जाएगा वैसे साझेदारी का वहां विसर्जन हो जाता है। अब आता है दूसरा टाइप, दायित्व के अनुसार प्रकार। दायित्व के अनुसार दो प्रकार हैं इसके। पहला है सीमित दायित्व वाली साझेदारी पेढ़ी और दूसरा है असीमित दायित्व वाली साझेदारी पेढ़ी। सीमित दायित्व वाले में क्या बताएंगे कि यह पेढ़ी विशिष्ट प्रकार की है। पेढ़ी में के मात्र एक साझेदार के अतिरिक्त शेष साझेदारों का दायित्व यहाँ पर क्या होता है, सीमित रखा जाता है। तो इस तरह से ऐसी कोई पेढ़ी है तो उसे कहते हैं सीमित दायित्व वाली पेढ़ी। तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि एक साझेदार के अलावा शेष साझेदारों का दायित्व यहाँ सीमित रखा जाएगा। दूसरा है असीमित दायित्व वाली साझेदारी पेढ़ी। इस प्रकार की साझेदारी पेढ़ी प्रत्येक साझेदार का दायित्व इसमें असीमित होता है, अमर्यादित होता है। यदि पेढ़ी का दायित्व कुल संपत्ति की तुलना में बढ़ जाए तो प्रत्येक साझेदार को अपनी निजी संपत्ति को बेचकर धंधे का दायित्व चुकाना पड़ता है। उसके बाद आता है तीसरा प्रकार सी, वो है पंजीयन के अनुसार प्रकार। अब पंजीयन के अनुसार जो प्रकार की बात करेंगे हम इसके अंदर, तो दो प्रकार हैं। पहला है पंजीकृत साझेदारी पेढ़ी। इसके बारे में आप समझाएंगे कि जिस साझेदारी पेढ़ी का रजिस्ट्रेशन पेढ़ियों के रजिस्ट्रार के पास हुआ हो, यानी रजिस्ट्रेशन करने वाला कौन होता है, पेढ़ियों का रजिस्ट्रार। तो जिस साझेदारी पेढ़ी का रजिस्ट्रेशन पेढ़ियों के रजिस्ट्रार के पास हुआ हो उसे पंजीकृत पेढ़ी कहते हैं या रजिस्टर्ड पेढ़ी कहते हैं। साझेदारी पेढ़ी का पंजीकरण अगर करवाया गया हो तो पेढ़ी का लेना वसूल करने के लिए, यानी उसका कोई लेना बनता हो तो वसूल करने के लिए त्राहित पक्ष यानी पेढ़ी के बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति अदालत द्वारा कार्यवाही करवा सकता है। और साझेदारी पेढ़ी का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो हितावह जरूर है, हितकारी है पेढ़ी के लिए। अगर वो पंजीयन करा लिया तो अच्छा है। और उसके बाद इसमें दूसरा प्रकार है अपंजीकृत साझेदारी पेढ़ी। इसके अंदर आप इसका उल्टा कर सकते हैं, यदि साझेदारी पेढ़ी का रजिस्ट्रेशन पेढ़ियों के रजिस्ट्रार से न करवाया गया हो तो उसे कहते हैं अपंजीकृत साझेदारी पेढ़ी। और इस प्रकार की पेढ़ियों में अगर लेना की वसूली करना है तो उसके अंदर अदालत द्वारा सरलता से नहीं किया जा सकता, क्यों, इसका पंजीकृत नहीं हुआ है। तो जैसे इसमें अदालत द्वारा कार्रवाई करवाई जा सकती है, ऐसे इसमें अदालत द्वारा आसानी से कार्यवाही नहीं कराई जा सकती है। तो इसे कहते हैं अपंजीकृत साझेदारी पेढ़ी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक हमारा दो रहा, साझेदारों के प्रकार और साझेदारी पेढ़ी का प्रकार। और अगले टॉपिक में हम नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। नमस्कार।